नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। पिछले बुधवार को और उसके बाद फिर बृहस्पतिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए दंगों के ऊपर हुई चर्चा पर विस्तार से जवाब दिया, सरकार का पक्ष रखा और उस दरमियान एक प्रमुख स्पष्टीकरण ये दिया उन्होंने कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया जा रहा है उसमें किसी को कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा और नहीं होने पे जो डाउटफुल की श्रेणी थी उसमें जो नाम रखने की बात कही जा रही थी ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भी डी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, चाहे कोई दस्तावेज़ हो या न हो। पिछले काफ़ी समय से एक वर्ग है जो विरोध कर रहा है। जब से राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया उसके बाद से फिर एनआरसी और एनपीआर को लेकर के विरोध हो रहा था एक खास वर्ग के द्वारा, कुछ विपक्षी दलों के द्वारा, और इसके बारे में बार बार सरकार की ओर से सफाई भी दी गई है। लेकिन संसद में अब बड़ा ही स्पष्ट बयान आया है गृह मंत्री का, और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के रूप में मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा और जिसके पास नहीं है उसको डी यानी डाउटफुल यानी जो संदेह के दायरे में रखने की बात थी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने इस तरह की आशंका जाहिर की थी और उसी संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा था। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पे है कि गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कोई भ्रम बसता है या अभी भी भ्रम बना हुआ है। और इस बहस में शामिल हैं मौलाना साजिद रशीदी जो कि अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के सदर हैं, हमारे साथ सतीश के सिंह हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ विजय गोयल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो है राष्ट्रीय ये जनसंख्या रजिस्टर, इसकी बात काफ़ी समय से चल रही थी। ये विचार ये था कि एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए नागरिकता का जिसका सत्यापन किया जा सके, लेकिन पहली बार ज़रूरत महसूस की गई करगिल युद्ध के बाद, जब 2003 में कारगिल डिफेंस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि इस तरह का कुछ दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद फिर जब 2008 में 26/11 की घटना हुई, मुंबई पर आतंकवादी हमले हुए, तब भी ये महसूस किया गया कि इस तरह का कोई दस्तावेज होना चाहिए। और इसी क्रम में जो है 2010 में कुछ काम हुआ, फिर 2015 में बायोमेट्रिक आ गया, आधार कार्ड आ गए, उससे जोड़ने के लिए उसको जो है और जो है आगे उसको बढ़ाया गया। अब सरकार की ओर से जब ये कहा गया, जिसमें आशंका जाहिर की गई थी कि ये आशंका बिल्कुल निर्मूल है और किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। सबसे पहले साजिद रशीदी साहब आप बताएं कि गृह मंत्री के दो टूक बयान के बाद क्या अब भी आपको किसी तरह की कोई चिंता है, कोई आशंका है? देखिए, गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बयान और जो इसकी वास्तविकता है उससे बिल्कुल अलग है। अब आप सुनिए, सेंसस जो होता है वो 1948 एक्ट के तहत होता है और इसकी सारी जानकारियाँ गुप्त रखी जाती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आती, और वो इसीलिए बनाया गया था कि लोगों तक सरकार की जितनी भी जन सुविधाएँ हैं वो सही तरीके से पहुंच सके। एनपीआर क्या है? ये 1948 एक्ट में नहीं आता, ये आता है CAA उसमें जो इन्होंने अभी पास किया है। एनपीआर को आप उठाकर देख लीजिए, एनपीआर को CA से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये लाख चिल्लाएं, क्योंकि आपने कानून पास कर दिया है पार्लियामेंट में और उसी कानून के तहत एनपीआर आता है। एनपीआर को लेकर ही सारा झगड़ा है और देश में जितनी भी बातें हो रही हैं वो एनपीआर को लेकर हो रही हैं। अगर आपको सेंसस कराना है तो 2010 के तर्ज पर आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन इसमें आपने 13 से बढ़ाकर जो 21 चीज़ें यानी 8-9 चीज़ें और जोड़ दी हैं, जिसमें एक चीज़ आपने ये भी जोड़ी है कि साहब आप अपने फादर का या माता का जन्म हुआ, क्या जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। मेरे फादर का नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी जब माता का नहीं। गृह मंत्री जब संसद में बयान दे रहे हैं कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज नहीं हो तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम जो है डी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो अब जब संसद में बयान आ गया है तब आपको क्या चिंता है? सरकार इसमें संशोधन करे CAA में, और एनपीआर के तहत जो भी क्लॉज हैं उनमें संशोधन करे और कहे कि हमें नहीं चाहिए।
तो देश मान लेगा उसको। सीए से इसका क्या संबंध? मैं नहीं सर समझ पा सीए एनपीआर सीए ही है। नहीं, आप आप एनआरसी देखिए उठाकर, आपने देखिए। एक मिनट रशीदी साहब, आप एनआरसी की बात करें तो भी समझ में आता है। एनआरसी की तो भी कोई बात इसमें नहीं है। एनआरसी में आप कह सकते हैं कि जो सीए के आधार पर नागरिकता दी जाएगी उसको एनआरसी में शामिल किया जाएगा, लेकिन एनपीआर होता है जो लोग देश में रह रहे हैं, वो एनआरसी नागरिकता की बात है। एनपीआर में तो जो लोग रह रहे हैं उनकी बात है, वो डेमोग्राफी के बारे में है। सेंसस में बहुत सारी बातें आती हैं कि आप कितने पढ़े हैं, जो है आपके घर में क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, तमाम तरह की बातें उसमें आती हैं। लेकिन ये एनपीआर में ये सारी बातें नहीं आती हैं। ये सीए कानून जो है ये 1955 में आया। इसमें 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। ये 2003 में इसमें अमेंडमेंट आया और इसमें बाकायदा जो है एनपीआर को शामिल किया गया। आप उठाकर देख लीजिए सीए को, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने अच्छा किया, आपने चर्चा कर दी। एक बात बताइए मौलाना साहब, क्योंकि हमको दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। आपने 2003 की बात की, आपको याद है कि वो जिस संसदीय समिति की अनुशंसा पे हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सिफारिश पे वो हुआ था। उसमें अंबिका सोनी जैसी सदस्य थी, उसमें तमाम लोग थे। पता नहीं उस समय आप लोग क्यों चुपचाप बैठे हुए थे कि उस कमेटी की सिफारिश पे ऐसा किया गया। और जब यूपीए की सरकार 2004 में आई तो मनमोहन सिंह का बयान था कि एनपीआर को हम आगे जारी रखेंगे और बायोमेट्रिक के आधार पर आई कार्ड हम देंगे, उसके लिए नया कानून बनेगा। देखिए, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया, हम क्यों चुप रहे और हमें उस वक्त ही बोलना चाहिए था। ये हमारी गलती कही है, देश के लोगों की गलती कही है कि कांग्रेस पर भरोसा करके अंधविश्वास करते रहे। चलिए विजय गोयल साहब, ये गलती है, उस वक्त बोलना चाहिए था। अब मौलाना साहब ने इस तरह के प्रश्न उठाए, बड़ी अच्छी बात है। कल अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार सदन में कहा किसी को भी कोई प्रश्न उठाना हो तो उठाए, ताकि पूरा सदन इस बात को देखे कि नागरिकता संशोधन कानून जो है उसके अंदर कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। वो नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि लेने वाला। इससे किसी की भी, एक भी मुस्लिम भाई की जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ मौलाना साहब की पहले गलती नहीं हुई है, मौलाना साहब अब गलती कर रहे हैं। उनको लगता है शायद रिजीम चेंज हुआ है तो ज़रूरी ही कुछ ना कुछ इसमें खामी होगी। और आपको जानकर ये बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, पूरे सदन में एक भी सांसद ने, जिसमें कि लगभग हर पार्टी के सांसद होते हैं, खड़े होकर ये नहीं कहा कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून में कोई भी आपत्तिजनक क्लॉज है। एक ने भी नहीं कहा। अब ये तीन चीज़ें हैं, एक है सीएए, दूसरा है एनपीआर और तीसरा है एनआरसी। अभी लोग सीएए और एनपीआर पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्शन एनआरसी पे है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में साफ साफ प्रधानमंत्री ने और बाद में सदन में भी ये कह दिया गया है कि अभी एनआरसी का कोई सुझाव नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई अमल करने की बात नहीं। तो आज की आपकी जो चर्चा है वो रहेगी सीएए और एनपीआर के ऊपर। एक भी क्लॉज ऐसी नहीं है सीएए के अंदर जिसका कोई संबंध एनपीआर से हो। अब एनपीआर जैसा आपने बताया, सबसे पहले 2003 के अंदर कारगिल डिफेंस रिव्यू कमेटी ने सिक्योरिटी लैप्सेस को देखते हुए ये कहा कि भाई ऐसे रूल बनने चाहिए जिसमें पता चले कि यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा स्थायी लोग कौन रह रहे हैं, और इसको सिर्फ उन्होंने सिक्योरिटी के हिसाब से किया। फिर 2011 के अंदर आप समझिए 2003 में जो सिटीजन रूल बने उसके आधार पर 2003 में श्री चिदम्बरम साहब ने इसको लागू किया और पहली बार एनपीआर लागू जो हुआ वो कांग्रेस शासन के अंदर दौरान के अंदर हुआ। फिर मोदी सरकार के अंदर 2015 के अंदर यूं का यूं हुआ। अभी जो एनपीआर 1 अप्रैल से लागू होने वाला है उसमें कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं पूछी गई है। सबसे बड़ी बात उसमें दो है।
पहला, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एनपीआर के लिए नहीं देना, कोई भी का मतलब एक भी डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं। दूसरा आपको जो इंफॉर्मेशन आपके पास है केवल वही दीजिए, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है मैं थोड़ा सा, आपने सारी बातें कह दी। नहीं, जो डर है एक वर्ग को, एक समुदाय को, ये है कि आप पहले एनपीआर करेंगे, उसके बाद आप एनआरसी करेंगे, और एनपीआर में जो आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे उनका आप इस्तेमाल एनआरसी में करके कुछ लोगों को जो है सो वंचित करेंगे, ये डर है। इसके बारे में बताइए। नहीं, पहली बात यह है कि किसी को भी ऐसा डर होना नहीं चाहिए। सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के ऊपर काम कर रही है। जो भी इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, उन सब के ऊपर किसी प्रकार से ऐसा कुछ चीज लागू नहीं है जिसके कारण उनकी नागरिकता जाएगी। लेकिन और सरकार ने सीधा आपके सहयोगी सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि इसमें कोई डाउटफुल डी भी नहीं लगाया जाएगा किसी के आधार के ऊपर। ये योजनाएं जो लागू होती हैं वो सब, जैसा मौलाना साहब ने भी कहा, इसकी जनगणना इसलिए होती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सोशो इकोनॉमिक कास्ट डेटा हो, डेमोग्राफी हो, और आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं, जनधन है, आयुष्मान भारत है, जनधन है, वो सब है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति ये बताए कि इसमें कौन सा आपत्तिजनक सवाल है। हर व्यक्ति को, जैसे मौलाना साहब, हर व्यक्ति को यह मालूम है उसके माता और उसके पिता का बर्थ स्थान क्या है। अगर वो, मैं समझता हूं, पूछा गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आपको सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्योंकि एक छोटा सवाल यह है कि आपके जो सहयोगी दल हैं, जैसे अभी तमिलनाडु में एआईएडीएमके या बिहार में जनता दल यू, नीतीश ने भी कहा कि 2010 में जो था उसी प्रोफॉर्मा के आधार पे होना चाहिए, केंद्र सरकार को हम लिखेंगे, और शायद उन्होंने लिखा भी हो। तो आपके सहयोगी दलों को भी इसमें कुछ आशंकाएं हैं। तो अगर आशंकाएं हैं, 3 राज्य जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं उन्होंने तो मना ही कर दिया कि इसको नहीं करेंगे, तो एक जब लोकतंत्र में एक होता है नजरिया, परसेप्शन, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी बात को मानता हूं, पर आप एक बात समझ लीजिए, इसमें कई बार वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती है। जैसे सीएए के ऊपर बुरी तरह से गुमराह किया गया मुस्लिम भाइयों को, और इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह धरने हुए। अभी भी गुमराह करने का काम है। इसलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि सारी पार्टियों के जितने नेता हैं वो बैठ जाएं, और जितने भी उनके सामने प्रश्न हैं उनके हम आंसर देने को तैयार हैं, कि इस सारे का संबंध किसी को भी डिटेक्ट करा के बाहर निकालने का नहीं है। जहां तक एनपीआर का संबंध है। सर, आप लोकसभा के एमपी हैं, राज्यसभा के, आप अपने गृह मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट निकाल लीजिए। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। तो एक बात सीधी आप रिपोर्ट निकालिए। अभी आप समझिए, सर घुमाइए नहीं, अभी समझिए, कोई घुमा तो ये कहिए कि उस रिपोर्ट में नहीं है। मौलाना साहब एक बात समझिए, और अगर है मौलाना साहब, ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट है, सर घुमाइए, सुन लीजिए, ऐसे बात रिपोर्ट नहीं है, सुन लीजिए ना, मंत्रालय की सुन लीजिए, साइट पर पड़ी है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर ये लाइन लिखी हो कि एनपीआर एनआरसी का। और जब प्रधानमंत्री ने सीधा ये कह दिया कि अभी एनआरसी का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो मैं समझता नहीं, मैं भी को, मेरे को मालूम है, नवीनतम बयान है जो संसद ने नवीनतम बयान है उसको आप क्यों नहीं आधिकारिक मानते हैं? रिपोर्ट है गृह मंत्रालय की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट जो होती है। आप बताएं, आप तो पत्रकार हैं, रिपोर्ट जो होती है, तमाम बातें जो है कह रहे हैं। मौलाना साहब, आपको गलतफहमी है। एनआरसी का एनपीआर से कोई संबंध नहीं है। एनपीआर पहले भी होता रहा है, और जनसंख्या 9 बार कहा है कि एनआरसी एनपीआर पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई, ऐसा पुरानी बात, 9 बार आप पुरानी बात नहीं सर, नवीनतम गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का जो बयान होता है नया पुराना नहीं होता, बयान होता है। मौलाना साहब, पहले के बयान को तो आप एकदम आधिकारिक मानते हैं, जो बयान अभी दे रहे हैं उसको आप गलत मानते हैं। अभी मैं तो कह रहा हूं, हम मान लेते हैं, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट में से और उस क्लोज में से आप जो है अमेंडमेंट लाके हटा दीजिए, बात खत्म हो गई। जी देखिए, जरा मौलाना साहब की बात ख़त्म हो जाती, मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। देखिए, कुल मिला के जो बात सारी की सारी है, ये विश्वास की कमी का है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का है। एनआरसी के बारे में बीजेपी कहती है कि उसके एजेंडा में है। ये आश्वासन तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया है कि एनआरसी नहीं लागू होगी, अभी फिलहाल एजेंडे में नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी इससे इनकार किया है, सही बात है ये। तो कुल मिला के बात जो है वो आशंकाओं पे आधारित है। हो सकता है कि ये जो एनपीआर है, चाहे एनआरसी है, चाहे सीएए है, जो पिछली सरकार के दरमियान भी
कई ऐसे वाक्य आए हैं जिसमें उन्होंने इस ओर अग्रसर अपने कदम किए थे, वो अच्छा हो। क्या इसमें खराबी क्या है कि अगर देश का जो नागरिक है और बाहर से जो घुसपैठिया उसको अंतर कर दिया जाए, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं मानेगा, कहेगा कोई भी, इनका कोई विरोध नहीं हो सकता, इस बारे में कोई भी विरोध नहीं कर सकता। लेकिन बात जो है, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि बात सबके विश्वास का है। अच्छी चीज भी है तो उसका एक कोई बात का बतंगड़ बना के विरोध कर दिया जाएगा। वो डेटा में क्या आया, रिपोर्ट में क्या आया, जैसे कि कल गृह मंत्री ने कहा कि डाउटफुल किसी को नहीं डाला जाएगा, और मुझे लगा कि कल अमित शाह भी मेलो डाउन थे, और मुझे जो लगता है कल विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं डिबेट में वो भी मेलो डाउन थे। अगर उस दौरान में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाता है तो जो राज्यों ने जिन राज्यों ने सहयोगी नवी भारतीय जनता पार्टी के विरोध किया है वो भी इसके पक्ष में आ जाए, और जो लोग आशंकित हैं वो भी इसको मान लें। चलिए देखिए, अगर किसी ने ठान ही ली है कि चीज़ों को समझना नहीं है या गुमराह होना है या गुमराह करना है, उसका तो कोई इलाज नहीं। पर मैं ये कहता हूँ, ये सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार है, किसी को भी जितने भी प्रश्न करने हों या जिनकी भी आशंकाएं हों उसको सरकार निर्मूल करने के लिए तैयार है। पर आप भविष्य की बात करते हुए बार बार वहीं सुई को अटका के रखेंगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो एनआरसी आएगा, ये तो होगा। तो सरकार ने साफ तौर से क्या है, कोई प्रस्ताव सरकार के सामने इस बात का नहीं है। और मैं समझता हूं जैसे देश के सब नागरिक हैं ऐसे मुस्लिम भाई भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको सरकार की तरफ से तो आपकी ओर से प्रयास क्यों नहीं किया कि जैसे शाहीन बाग में इतने दिनों तक लोग बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कुछ लोग गए, वहां पे वकील भेजे गए, तो ये काम आप भी कर सकते थे, सरकार भी कर सकती थी। ये सरकार की तरफ से बार बार संसद के अंदर भी बयान दिए गए, संसद के बाहर भी कहा गया, खुद गृह मंत्री जी ने भी कहा गया कि जिसको होना हो, पर कोई सामने तो आए कि कौन उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो तो एक लंबी डिबेट चली जाएगी कि भाई क्यों इन लोगों से सीधी बात नहीं हुई, कौन से इनके नेता थे, कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, यही नहीं हुआ। और जब बुलाया गया तब वो अपने आप में से चुन नहीं पाए। पर अभी मैं ये बात कहता हूँ, कल के जिस बयान पर आप चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री के, वो गृह मंत्री का बहुत बयान स्पष्ट था। और जैसे आपने भी कहा कि सब मेलो डाउन थे, समझने और समझाने के लिए तैयार थे, तो मैं समझता हूं इसके ऊपर अब किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक मैं सांसद जी बात करना चाहता हूं, संक्षेप में। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। पहला, ये आश्वासन क्या है कि जो एनपीआर में जो वॉलंटरी भरना है, नहीं भी भरना है, आपसे कोई डेटा नहीं मांगा जाएगा, तो क्या उसका आगे वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? और दूसरा, क्या अगर एजेंडा में है आपके, तो क्या इसका भी आश्वासन है कि ये एनआरसी कभी नहीं लागू होगा? नहीं, कभियों की बात आज कौन कभी कर सकता है? तो वो आशंकाओं को दूर करना ज्यादा जरूरी है। आप समझ नहीं रहे बात को जी। आप आज पूरे भविष्य की आप वो कर देंगे, उसका फायदा नहीं। पर लोकसभा के सदन के अंदर ये साफ तौर से कहा कि सरकार का कोई इरादा इसका एनआरसी को लेकर कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है, साफ तौर से किया जाके। भविष्य के अंदर क्या संकट खड़े होंगे, क्या संकट नहीं खड़े होंगे, क्या जरूरत नहीं होगी, क्या आज से 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो तो स्थिति परिस्थिति क्या होती है। सुधांशु जी, बात है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अच्छा कदम है, सब लोग मान ले, अच्छे माहौल में मान ले, इसके लिए माहौल अच्छा करें। चलिए ठीक है। ये जो राशिद साहब, आप जो बार बार एक बात कह रहे हैं, 2018 में ऐसा है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, फला, आप जिस बात में आपको लगता है कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं उसको आप मान लेते हैं, लेकिन जहां आप देख रहे हैं कि यहां पर सरकार ने बड़ा दो टूक कह दिया है तो उसको आप मानने को, अरे आप सरकार को मौका देंगे ना भाई कि हाँ 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आपको उदाहरण देंगे कि यहाँ ऐसा अधिकारी गए, उन्होंने दस्तावेज मांगा, नहीं दिया तो ये कर दिया। आप सरकार को मौका देना नहीं चाहते हैं। आपने कहा हमको उस समय 2003 में विरोध करना चाहिए था, अभी नहीं किया, लेकिन अभी आप इतना विरोध कर रहे हैं, इस हद तक हो गया कि दंगे हो गए। अब दंगों के कारणों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहस भटक जाएगी, चाहे जो भी उसके लिए जिम्मेदार हो, उन कारणों में नहीं जाना है। तो ऐसी क्या बात है कि जो पार्टी उस समय कह रही थी होना चाहिए, वो पार्टी अब कह रही है गलत है, और उसको आप मान रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ क्लियर कर लीजिए। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमान से नहीं है, ना एनपीआर का ताल्लुक मुसलमान से है सिर्फ, ना सीएए का ताल्लुक मुसलमान से है सिर्फ, ना एनआरसी का ताल्लुक मुसलमान से है सिर्फ। इन
तमाम चीज़ों का ताल्लुक उस 60% जनता से है जो रूरल एरिया में रहती हैं, जिनके पास लिखाई पढ़ाई के साधन नहीं है। नहीं, जो ये तो आप ये सर, तो मैं आप बात पूरी कर लूं? सुनिए ना, आप ऐसी सर, मैं बात पूरी कर रहे कर हैं लूं? कि जिस पर सर पूरी कैसे कर मान लूं? लिया? आपका नंबर आएगा सर, बोल दीजिए ना आप बोलिए, नंबर आएगा आपका, सबके लिए है, नंबर 1। दूसरी बात ये, दंगों को एनआरसी और सीए विरोध से मत जोड़िए, वो बिल्कुल चीज़ अलग है। सीए से तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। नहीं देखिए, आप जोड़िए, सरकार जोड़ सकती है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सरकार तो जोड़े। छोटा सवाल कर देता हूँ, आप कहते हैं कि इसका संबंध अच्छी बात है केवल मुसलमानों से नहीं है, लेकिन पूरा जो सीए का विरोध इसी बात पे तो है कि आपने 6 समुदाय को जो है सो आने की इजाजत दी, मुसलमानों को नहीं दी, यही तो पूरा विरोध है। विरोध तो यही है कि आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 6 समुदाय को आने की इजाजत दी है और जो वहां सताए गए हैं, लेकिन आपने मुसलमानों को छोड़ दिया, यही तो विरोध था। आप सारा विरोध तो यही है सर। फिर मैं क्लियर कर दूं, मेरा विरोध या मुसलमान का विरोध या जो सीए के तहत जो भी ये तहरीक चल रही है, इनका विरोध इसलिए नहीं है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्यों लाया जा रहा है, बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ ये है कि यहाँ धर्म आधारित क्लोज क्यों लाया गया, सिर्फ विरोधी है, नंबर 1। दूसरी बात, मौलाना साहब बात कैसे कर रहे हैं? नहीं सुनिए कभी सर, हमें घुमाना नहीं आता, धर्म विरोधी भी है, सब चीजें हैं, आप बहस को भटका रहे हैं, ऐसे क्या फायदा क्या है? सर मैं पूरी कर लूंगा इजाजत। नहीं, आप पूरी कर रहे हैं, आप वापस वहीं पर आ जाते हैं। अभी इनको ग्रामीण भारत की एक चिंता इतना ज्यादा कैसे हो गई भाई? कुछ नहीं, पहली जो इनकी चिंता थी सुधांशु जी, वो अपनी बात कहें, हाँ जी इसका विरोध है, लेकिन उसको आप क्लोक के रूप में यूज करने लगे कि जी ग्रामीण भारत के 60% लोगों की चिंता इनको सबसे पहले आ गई। अच्छा, मैं अपना नाम लेके अपने ऊपर रख लूं इसको कि मुसलमान को परेशानी है, तो आप पहले करते हैं, साफ बात करें। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान को परेशानी है? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इंटेलिजेंट हैं, आप ये बताइए क्या सिर्फ मुसलमान को परेशानी? देखिए, परेशानी आपको है और बाकियों की परेशानी का आप ढकोसला ओढ़ के आप वो बात मत करिए। मुझे परेशानी है, आप कहिए कि जी हाँ ये चिंता का विषय है, आपका विरोध है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहता, आप मेरे बड़े हैं, मैं आदर करता हूं आपका, लेकिन आप ये मेरे ऊपर एलिगेशन गलत लगा रहे हैं। मौलाना साहब, मैं एक बात, आप एनआरसी और उसके जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप जाइए, वहां सिर्फ मुसलमान नहीं बैठे हुए सर, एक बात, आपको वहां सिख भी मिलेगा, आपको वहां बुद्धिस्ट भी मिलेगा, आपको वहां जैन भी मिलेगा, एक-दो मिलेंगे तो उसको आप ये थोड़ी कह देंगे, एक-दो मिलेंगे तो आप ये कह देंगे सर। मौलाना साहब, आप कह दीजिए कि खाली ग्रामीण भारत वाले मुसलमान छोड़ के इसका विरोध कर रहे हैं। एक आदमी जिसको जानकारी हो गई कि मेरे लिए गलत है और वो प्रोटेस्ट में जा रहा है, तो उसको आप कुछ नहीं मानते? मौलाना साहब, अगर एक आदमी भूखा है आपके देश में, आप उसको कुछ नहीं मानेंगे? एक बेरोजगार है तो कुछ नहीं मानेंगे? एक आदमी मर गया तो उसको कुछ नहीं मानेंगे? उसके लेके बहुमत का बड़ी बात कह दी आपने, बहुमत को छोड़ देंगे। कितनी बड़ी बात कह दी आपने? अरे कितनी बड़ी बात क्या? आप राज्यसभा के एमपी, इतनी बड़ी बात कह दी आपने। राज्यसभा का एक-एक दो-दो आदमी कह सकता, एक-एक दो-दो आदमी है राज्यसभा का एमपी, एक-एक दो-दो आदमी। कितनी बड़ी बात आपने कह दी, आप बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम वापस लीजिए इसको। एक आदमी, एक व्यक्ति भी अगर परेशान है, आपको उसको सोचना पड़ेगा। ये बात सही है कि अगर एक आदमी भी परेशान है तो उसको सोचना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि एक है तो हम नहीं मानेंगे, एक मर गया कोई बात नहीं, एक भूखा है कोई बात नहीं। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। वापस लीजिए आप अपनी बात। मौलाना, जिनका काम होना चाहिए लोगों को समझाना, अब सर उस पर मत जाइए, मेरा काम क्या है? बोलिए, देखिए मेरी सवाल का जवाब दीजिए। जिनका काम होता है लोगों को समझाना, वो सिर्फ और सरकार का क्या काम होता है? लोगों को मरवाना, लोगों को बेरोजगार देना, लोगों को भूखे मारना। चलिए बोल लीजिए। अरे वो मौलाना साहब, जातियात पे मत जाइए, जातियात पे मत जाइए, इस पर मत जाइए, मेरा क्या काम है? मौलाना साहब, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, आप ही हैं, इस देश का नागरिक, हमारे बराबर के नागरिक। अब ये थोड़ा कि मैं सिर्फ मस्जिद में नमाज ही पढ़ाऊंगा, मैं देश के लिए बात नहीं कर सकता। बिल्कुल बात करें, इसलिए तो आपको बुलाया गया है। बुलाया क्यों है? देश के लिए बात करने के लिए गलत, दो बातें गलत कर दी आपने, दोनों वापस लीजिए। सुनिए, पहली बात यह है, मौलाना साहब का काम था समझाना, पर मैं लगातार देख रहा हूं, कोई 2018 उठा लेते हैं, कोई लाइन ये उठा लेते हैं। सारी दुनिया जानती है सीए का जो विरोध हो रहा है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो रहा है, बिल्कुल गलत। उनको आप जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं, मुझे बीच में मत बोलिए। आप जैसे व्यक्ति से मौलाना साहब, आपको मौका दिया गया आते हैं, आपकी यही आप चांदनी चौक सीट से मौलाना होने के बाद आपकी यही फिक्र था कि आप बीच में बोलेंगे। आप जैसे लोगों आप हमें बोलने नहीं देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ चेहरे हैं इतने जिन पर मुसलमान भी विश्वास करता है, आप भी इस तरह करेंगे तो कैसे? हमें मत समझिए, हम चांदनी चौक से एमपी रहे हैं, हम जानते हैं गंगा इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, काम हमने किए हैं। लेकिन आप भी अगर इस तरह की बात कहेंगे तो आप बात ही नहीं रखने दे रहे। हालत क्या आपकी? मेरा सिर्फ इतना काम है, मौलाना साहब सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उनके पास किसी बात का कोई तर्क नहीं है, चीजों को वो सिर्फ घुमा रहे हैं।
साफ साफ सरकार ने कह दिया तो वो गांवों तक पहुंच गए। अरे जब नाम गरीब आदमी से कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, नाम ये कह रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन के सारे कॉलम सारी भरने बात हो जरूरी गई, है, उसको तो दोहराना आप चाहिए। जबरदस्ती उसके विजय अंदर जी, घुसकर सुधांशु जी, वो कर रहे सुधांशु हैं। जी, आप ही जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं और कर सुधांशु रहे जी, हैं। एक सवाल, एक सवाल। आप दोहराने जैसे की लोग जरूरत गुमराह कर नहीं, रहे हैं। आप सिर्फ एक बयान दीजिए कि आप जो अल्पसंख्यकों में माने में जो डर है उसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में बयान हमने दीजिए। मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों लगातार में। लोकसभा नहीं, के नहीं, वो ऊपर गलत है। चाहे प्रकाश जावड़ेकर थे, या चलिए उनका कहना है कि नित्यानंद थे, बाकियों के भी और मन में चाहे डर है। अमित शाह थे, उन्होंने लगातार ये कह दिया इस कानून का जो संबंध जो है नागरिकता देने से है, किसी की लेने करिए तो से बहुत नहीं बार है। बात है। एनपीआर का जो है सुधांशु जी, मेरा एक वो सवाल। देश के अंदर योजनाओं को लागू करने से है, ताकि कल को कौन सी जनसंख्या कहां शिफ्ट हो गई उसके लिए अरे क्या तो उसके हमको लिए तो जनगणना प्रोविजन होती करने ही हैं, है, उसका जनगणना लाभ है। सिर्फ तो जनगणना जाहिर तौर पर काफी बात है, थी। सुधांशु जी, उसको मेरा एक पॉलिटिकल सवाल। तौर से भटकाया जा रहा है, उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये अच्छा सबसे चलिए, बड़ी गलत अच्छा बात। चलिए हाँ, आपकी बात मान लेते सबसे हैं। बड़ा गलत। सुनिए, आपकी विजय जी आपकी बात मान लेते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है और एक कहिए कि सुझाव भी है। हाँ, पूछिए। आप एक काम कर लीजिए, जो 2010 का पेपर है जनगणना के लिए जिसमें 13 क्लोज हैं, उसी को रहने दीजिए, बाकी खत्म कर दीजिए। आप मेरी बात समझिए। जब आप नहीं मांग रहे हैं तो उसको भाई, रखने से फायदा क्या है? अच्छा मौलाना साहब बताइए, वो अगर चार आप क्लास जन्म अतिरिक्त प्रमाण क्या पत्र है? नहीं रख रहे हैं, अच्छा तो चलिए, छोड़ दीजिए उसको, क्यों रख मैं रहे हैं? आपसे सवाल पूछता हूँ, वो 4 अतिरिक्त जो हमने डाली हैं वो 8 क्या हैं, हैं? 8 वो- हैं सर। वो बता दीजिए। जिनमें सबसे खतरनाक वही है क्या है? कि माँ बाप का जन्म हाँ, प्रमाण। ठीक तो है। मैं ये माँ-बाप कहना का चाहता हूँ उसको खत्म जन्म कर प्रमाण दीजिए। नहीं चाहिए, सिर्फ ये है कि सर, उसको माँ-बाप- खत्म कर दीजिए ना। माँ बाप कहाँ पैदा हुए अच्छा, थे उसको जी? खत्म कर दीजिए उससे ना। अच्छा हर एक आदमी को खत्म पता नहीं करने उसके में माँ कोई बाप बुराई- कहाँ पैदा हुए थे। अच्छा मुझे ये नहीं, हर बताइए, एक को उसको पता खत्म नहीं। करने में कुछ अच्छा, बुराई नहीं, है? एक बात बताइए। जब आप कह रहे हैं मत दीजिए, अब देखिए, अब ये कोई अच्छा, हम सवाल नहीं है। चाहेंगे, अच्छा, तो खत्म करने में अच्छा, बुराई ये- है? आप व्यक्ति सब को ये समय कम पता है, है एक सवाल का जवाब उसके दीजिए। माँ बाप आपसे कहाँ ये- पैदा हुए, आज विजय जन्म जी, पत्र विजय जी, मुझे नहीं देना। पता सर, जन्म नहीं पता। सच्ची में मुझे नहीं पता। अब तुम्हें नहीं पता होगा, मेरे माँ बाप लगा कहाँ पता पैदा नहीं। हुए, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, और ना मेरे माँ बाप ने अरे, मेरे अरे, गांव का, उनका गांव का मौलाना- माँ का पता है, बाप का मौलाना- पता है। जिसको मौलाना, नहीं आप सवाल पता सुन होगा, मत लीजिए। भरे। आज ये भी विजय हमने जी- कहा है जी, तो सर जिसको क्लोज नहीं हट पता हो जाए मत ना। भरे। क्लोज हट जाए। अरे क्लॉज तो हटी हुई है ना, जब हमने कह दिया मत भरो। कल गृह मंत्री ने लोकसभा ऐसा में नहीं कहा, होता, अब बताइए ऐसा नहीं बस होता। अच्छा ठीक है विजय जी, एक मिनट। अच्छा आप ये मानेंगे कि नहीं कि घुसपैठिए आ गए हैं बाहर से, जो है लोग जो यहाँ के नागरिक नहीं है, विदेशी घुसपैठिए आए हैं, गलत तरीके से आए हैं, ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो कैसे क्या और बाहर जाना चाहिए, हाँ? बाहर जाना भारत चाहिए सरकार और बाहर से अगर सरकार कोई के हमारा पास- मेहमान सरकार आता के है तो पास उसका कोई- रिस्पेक्ट भी करना सरकार चाहिए। के पास कोई रिकॉर्ड हो कि नहीं हो, अगर मान लिया कोई बाहर से आया है तो या तो झूठ बोलेगा, या तो झूठ बोलेगा कि मेरे माँ बाप यहीं पैदा हुए, और अगर सच बोलेगा तो ठीक है वो आ जाएगा, उसको उस आधार पर नहीं हटाया जाएगा। कहा एनपीआर के आधार पर किसी को नहीं हटाया जा रहा है। NPR के हाँ, हाँ, अच्छा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल हटाया बिल्कुल। जाएगा। एक चीज और सुन लीजिए। हाँ। और बिल्कुल नहीं पता सर, तो मत सर बताइए। सर एक मिनट। अब सपोज कीजिए आसाम में 19 लाख लोग निकले, जिसमें 6 लाख मुसलमान हैं, 13 लाख हिंदू। अरे ये सुनिए, देखिए, अब समय 10 कम है, सेकंड ये सुनिए, देखिए। 10 सेकंड में सुन लीजिए, 10 सेकंड। भटका रहे हैं, बहुत बार हिंदू बहस मुसलमान होती है, 10 सेकंड बहुत बार बहस हो चुकी है, 13 लाख हिंदू है, 6 लाख मुसलमान है, बहुत बार बहस सर होती 10 है। सेकंड तो दीजिए। अब उसका इससे क्या संबंध है? विजय जी 10 सेकंड सिर्फ। वो 13 लाख बेचारे जो मेरे हिंदू भाई हैं, अगर आप उनको वापस सीए के तहत लाना भी चाहेंगे तो क्या आपको उनको मुस्तकिल नागरिक मान सकते हैं उनको? देखिए, वो जहां शरणार्थी ही 130 रहेंगे। एक चीज है, अपने ही देश का आदमी अपने देश में शरणार्थी देखिए, शरणार्थी बना 130 रहेगा। करोड़ आबादी का देश अपने है। देश में अपने मौलाना, ही देश का आदमी ये शरणार्थी बनकर रहेगा भारत- आपके कानून के मुताबिक। भारत की इसको क्यों आबादी नहीं सोचते अरे आप सुनिए, कि ऐसा कानून ना लाएं 130 करोड़ जिससे है, देश का उसमें- हिंदू भी उसमें शरणार्थी गलतियां बनकर रहे। होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। Yes, उसको फिर ठीक गलतियां किया नहीं जाएगा। होनी चाहिए, उसमें फिर ठीक सुधार है। कीजिए। अच्छा चलिए चलिए, अब समय कम है, सतीश जी 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी करी, खत्म देखिए, करेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था और मैं उससे आगे इधर उधर नहीं भटक रहा हूं। अस्तित्व की आशंका अगर है, गलत सही जो भी, जी। वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर भी, वो भी हैं, बहुत सारे हैं, फिरका परस्त उनके तरफ भी हैं जो विरोध के नाम पे, पीसफुल विरोध के नाम पे चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो वो समझे, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप चलिए, सही हाँ, अनुसार अब से यही सब चीज सवाल लागू यही- करें। अंतिम सवाल यह है कि उनके विश्वास को जीतने के लिए सरकार जी। को कुछ करना देखिए, चाहिए। यही सरकार बात है। उनके विश्वास के जीतने के लिए लगातार संवाद कर रही है और करती रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन आशंकाओं को अगर राजनीति के तहत खड़ा किया जा रहा है तो गलत है। और लास्ट में मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, किसी को अगर अपने माँ बाप का जन्म स्थान नहीं पता तो उनसे कोई कागज नहीं मांगा जा रहा, और नहीं पता तो वो चाहे उस कॉलम को मत भरे, सरकार कुछ नहीं चल कह ठीक, रही। बहुत मेरी धन्यवाद, दो बहुत बात, धन्यवाद। मेरी आप तीनों ने अब समय मेरे नहीं है, मेरे मौलाना, हिंदू बिल्कुल- भाइयों को बिल्कुल शरणार्थी समय मत नहीं है। बनाइए बिल्कुल- और क्लोज में से वो 8 चीजें खत्म कर चल दीजिए। ठीक है, ठीक है। मौलाना सतीश जी और विजय गोयल जी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान आ गया है तो एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर आगे कोई बात इसके विपरीत होती है तब निश्चित रूप से कहने का अवसर विरोधियों को मिलेगा, लेकिन अब चूंकि एक स्पष्ट बयान आ गया है इसलिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ,
ये सरकार से अपेक्षा ज़रूर की जाती है कि जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो खुद सरकार का अपना नारा है, विश्वास की भी बात है, तो सबका विश्वास होना चाहिए और इसके लिए पहल भी ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।